स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को लेकर के, जो कि बीएड 4th सेमेस्टर से है। आपका सब्जेक्ट है समकालीन भारत एवं शिक्षा, यानी कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन। तो इस सब्जेक्ट से हम यूनिट वाइज मिक्सअप क्वेश्चंस और उनके आंसर को लेकर के बात कर रहे थे। यूनिट 1st, 2nd, 3rd और 4th से मिक्सअप क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में बताए थे 1 to 6 तक की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है और उनके आंसर को लेकर के हम कवर कर रहे हैं। साथ ही न्यू क्वेश्चन पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर रखे गए हैं। यानी प्रीवियस अगर हम बीएड 3rd सेमेस्टर की बात करें तो आपके 10 लॉन्ग क्वेश्चन आए थे, जिसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने थे। ईच क्वेश्चन 16 मार्क्स का था। तो हो सकता है न्यू क्वेश्चन पैटर्न कुछ ऐसा ही हो, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन भी कुछ प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाएं, तो उनको भी आप ध्यान में रखें। लेकिन यहाँ पर हम प्राथमिकता वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को देंगे, जो कि जिनकी संख्या है 24। ठीक है, बस 24 के अलावा आपको कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन तैयार नहीं करने हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें शॉर्ट की, तो 12 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करा दूँगी। चलिए, यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करा दिया था। पार्ट 1 में 2 कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। तो इन सभी को आप तैयार कर लीजिए। मैंने इन क्वेश्चन के आंसर को भी प्रोवाइड करा दिया है, तो आप पार्ट 1 इसका ज़रूर देखें, जिसमें आपके 1 to 6 क्वेश्चन और उनके आंसर को लेकर के बात की गई है। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चनों की संख्या की, तो आपको 6 क्वेश्चन और प्रोवाइड कराए जाएंगे और उनके आंसर भी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में 1857 से 1947 तक अंग्रेजी सरकार की शिक्षा नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी डिस्कस ब्रीफली द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिटवीन 1857 to 1947 इन इंडिया। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन ही है आपका, तो इसका आंसर थोड़ा लॉन्ग देखने को मिलेगा। लेकिन मैं बता दूं आप कैसे इसको लिखेंगे अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था कि 1857 से 1947 के मध्य ब्रिटिश सरकार की शिक्षा नीति, यानी एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट बिटवीन 1857 to 1947। तो क्या कुछ है, तो इसे देख लेते हैं। दिया है 1857 के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात भारत पर शासन करने के अधिकार को समाप्त कर सीधे ब्रिटिश सामग्री के हाथों में सौंप दिया गया। महारानी ने भारत की सत्ता को संभालते ही भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति की घोषणा की तथा शिक्षा में भारतीयों के सहयोग तथा विचारों को स्वीकार करने की घोषणा की। इसके साथ ही भारतीयों को शिक्षित करने के लिए नई नीतियों की घोषणा की। इन समस्त नीतियों एवं कार्यक्रमों का वर्णन संक्षेप में किया गया है। यानी इनके दौरान कौन कौन से आयोग आए, कौन कौन सी नीतियों का गठन किया गया, आप उनको इंक्लूड करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, यानी 1857 से 1947 के मध्य। तो इसमें पहला जो आयोग आया वो था भारतीय शिक्षा आयोग 1882, जिसे आप हंटर आयोग के नाम से भी जानते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1882 में लॉर्ड रिपन को भारत का नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया। ठीक है, आगे दिया है 1882 में लॉर्ड रिपन ने गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग के नाम पर ही हंटर आयोग, इस आयोग के नाम जो भी मतलब अध्यक्ष रहे हैं, इन्हीं के नाम पर हंटर आयोग को जाना जाता है। तो इसके दौरान जो 1857 से 1947 के मध्य में पहला था, वो था भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे हम हंटर आयोग के नाम से जानते हैं, जो कि आपका आया 1882 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आया इसके बाद लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति, जिसे 1904 में लाया था। इसमें दिया लॉर्ड कर्जन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में
पारित प्रस्तावों के आधार पर 11 मार्च 1904 को अपनी शिक्षा नीति को एक प्रस्ताव के रूप में अंकित करके प्रकाशित किया। इस प्रस्ताव में उसने तत्कालीन भारतीय शिक्षा के दोषों तथा उनमें सुधार के लिए शिक्षा नीति बनाई। इसमें आप लिख सकते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में थोड़ा सा ये डेट वेट, ठीक है, और ज़्यादा आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और सुझाव में आप जैसे प्राथमिक शिक्षा संबंधी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव में थोड़ा थोड़ा पॉइंट अपने आप इंक्लूड कर दीजिएगा। अदरवाइज़ आप डाल दीजिएगा कि प्राथमिक शिक्षा संबंधी उन्होंने कई सारे सुझाव दिए, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। इसी में और भी है, जैसे गोखले विधेयक की बात करें तो गोखले विधेयक जो आया वो था गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने प्रस्ताव जो जारी किया वो 16 मार्च 1911 को केंद्रीय धारा सभा में प्रस्तुत किया। ठीक है। इसमें क्या था कि सरकार भारत में अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे, यदि सरकार इसमें असमर्थ है तो यह कार्य स्थानीय संस्थान को दे दे। ये था गोखले विधेयक जो कि 1911 में आया। उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैंडलर आयोग जो कि 1917 से 1919 तक आया। ठीक है, इसमें भी कई सारी चीज़ें हैं, आप पॉइंट वाइज चीज़ें मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो ऐसे हेडिंग डाल दिएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 1919। इसी तरह से हटार्क समिति 1929 का गठन किया गया। ठीक है, भारत में शिक्षा संबंधी सुझाव 1929 में सर फिलिप हटार्ग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष के नाम पर ही जो है हटार्क समिति को जाना जाता है। तो इनके भी कई सारे सुझाव सिफारिशें थी, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी बस ये समितियाँ जो हुई उनके नाम और उनकी डेट आप डाल दीजिएगा, काफ़ी रहेगा, ज़्यादा कुछ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक और आई वुड एबट रिपोर्ट करके, ये भी एक समिति आई थी इसी के मध्य में। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें दिया है कि हटार्क समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने सन 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया। बोर्ड ने दिसंबर 1935 में अपनी बैठक भारतीय शिक्षा में सुधार का विस्तार से चर्चा करने के बाद इस संदर्भ में अनेक प्रस्ताव पारित किए। बस आप ये डाल दीजिएगा वुड एबट रिपोर्ट जो कि 1937। इसी बीच वर्धा नीति भी आई, आपको अगर ध्यान हो तो। ठीक है, बस आप इतना डाल दीजिएगा हेडिंग में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, सार्जेंट रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। सार्जेंट रिपोर्ट कब आई? ठीक है, तो ये 1944 में आई। सन 1937 में 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बने, इसलिए प्रांतों में शिक्षा का बागडोर भारती के हाथ में आ गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हैं सार्जेंट रिपोर्ट में। ठीक है, पढ़ने लगेंगे तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। बस ये सारी चीज़ें हैं सार्जेंट रिपोर्ट के बारे में। आपके पास बुक वगैरह है तो आप इन पॉइंटों को आप पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही डाल दीजिएगा सार्जेंट रिपोर्ट 1944, इनके द्वारा काफ़ी कुछ चीज़ें की गई। ठीक है, पॉइंट थोड़े अपने आप इंक्लूड कर दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आप वुड एबर्ट रिपोर्ट जो कि 1937 में आई, इसके बारे में आप बता सकते हैं। हटार्क समिति 1929 में आई। ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता के नाम पर ये पड़ी, समिति का नाम पड़ा। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जिसे सैंडलर आयोग के नाम से जानते हैं, जो कि 1937 से 1999 तक रही। उसके बाद गोखले विधेयक 1911 16 मार्च 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा लाया गया। ठीक है, और सबसे पहला जो लॉर्ड कर्जन नीति थी 1904, इसे भी आप लिख सकते हैं। और भारतीय शिक्षा आयोग 1882, ये सभी 1857 से 1947 के मध्य ब्रिटिश सरकार की शिक्षा नीति के अंतर्गत ये पॉइंट वाइज आप चीज़ें मेंशन करेंगे। ठीक है, चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट जितने दिए हैं आप पॉइंट वाइज चीज़ें ज़रूर मेंशन करिएगा। इसके बाहर या इससे ऊपर कुछ भी आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद है क्वेश्चन नंबर 8। कोठारी आयोग द्वारा संस्तुत शैक्षिक संरचना की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर कोठारी आयोग के बारे में बताना है। इल्यूस्ट्रेट फीचर्स ऑफ एजुकेशनल स्ट्रक्चर्स एज रिकमेंडेड बाय कोठारी कमीशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा कोठारी आयोग। कोठारी कमीशन की बात करें तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं। इसमें हम यहाँ से शुरू करेंगे कि भारत सरकार ने देश भर के लिए एक समान शिक्षा नीति को निश्चित करने के लिए 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर S.K. कोठारी, जो उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे, के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया, जिसे कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है। बस इतना ही आप डाल सकते हैं। ठीक है,
और अगर थोड़ा और बढ़ाना तो इतना डालिएगा कि नवीन परिप्रेक्ष्य में संस्तुतियाँ देने हेतु अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति की। उनके साथ 17 सदस्यीय कमेटी थी। दल के नाम तो आप याद नहीं रख पाएंगे, इतना तो पक्का है, तो आप इतना ही चीज़ें कोठारी आयोग के संदर्भ में डाल सकते हैं। बस डेट वगैरह सही होना चाहिए। बाकी दौलत सिंह कोठारी इनका पूरा नाम था। ठीक है, चलिए आगे भी कई चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी पॉइंट आपके काम के आ सकते हैं। आपको अगर याद करना हो तो ये भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ जितना मैंने बताया काफ़ी रहेगा। चूँकि विशेषताएँ पूछी हैं तो लक्ष्य भी देख लेते हैं। तो लक्ष्य में इनके 5 उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, एम है। शिक्षा द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करना। दूसरा है शिक्षा द्वारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना। शिक्षा द्वारा लोकतंत्रीय गुणों का विकास करना। शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना। शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। तो ये तो हो गया उद्देश्य या लक्ष्य। चलिए यहाँ पर हमसे विशेषताएं पूछा था तो गुण को हम इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको विशेषताएं मिल जाए तो आप विशेषताएं डाल के लिख सकते हैं, नहीं मिल रहा है तो मेरिट ही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरिट में पहला है पूरे देश में एक समान शिक्षा संरचना। दूसरा है राष्ट्रीय लक्ष्यों पर ध्यान दिया गया। आगे है तीसरा, शिक्षा को उत्पादन एवं रोजगार परक बनाया गया। उच्च शिक्षा का उन्नयन शोधन पर जोर दिया गया। ठीक है, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा पर जोर, शिक्षकों की स्थिति में सुधार, देश के आधुनिकीकरण हेतु विज्ञान पर जोर। ठीक है, उच्च शिक्षा में भी क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व, इसी तरह से मूल्यांकन क्रिया में सुधार और कृषि शिक्षा पर जोर। ये सारे पॉइंट हो गए। अगर हम बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की या मेरिट्स की, कभी कभी डीमेरिट्स भी पूछ लेता है, तो डीमेरिट्स भी देख लें। 2-3 पॉइंट हैं। कक्षा 11 व कक्षा 12 के लिए ठोस सुझाव नहीं दिया इन्होंने, शिक्षा संरचना स्पष्ट नहीं दी और सिफारिशें आदर्शवादी हैं। दोस्तों ये थे इनके मेरिट और डीमेरिट्स, या अगर कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में पूछा था तो बिल्कुल आप मेरिट को इंक्लूड कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर यहाँ पर जैसे कि 5 पॉइंट दिए इन्हें भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था कोठारी आयोग के बारे में चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, क्या कुछ क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि पूछा था राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में पूछा था, यहाँ छूट गया है लिखने में। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005 से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए देख लेते हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उनको भी। तो दोस्तों ये रहा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 दिया है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 विद्यालयी शिक्षा पर नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। इससे पूर्व भी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा बनी है। वर्ष 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। तभी से संपूर्ण राष्ट्र में संचालित विद्यालयों में कुछ मूलभूत बातों पर शिक्षा को समानता से लागू करने का चिंतन तीव्रता गति से हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने पूरे देश की स्कूल पाठ्यचर्या में समान तत्वों की सिफारिश की थी। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1988 तैयार की गई, किंतु बच्चों पर पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों का भार बढ़ता ही गया। इसलिए शिक्षा के नाम पर बच्चों पर बढ़ते बोझ से मुक्ति दिलाने हेतु 1993 में प्रोफेसर यशपाल का दस्तावेज, जो कि बिना बोझ की शिक्षा, या इसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग भी लाया गया। ठीक है, तो ये आया था प्रोफेसर यशपाल समिति के द्वारा। आगे भी दिया है कई सारी चीज़ें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों के आधार पर प्रति 5 वर्ष में एनसीएफ की पुनर्समीक्षा की बात कही गई। फलतः एनसीएफ 2000 की पुनर्समीक्षा की गई। वर्तमान राष्ट्रीय सरकार ने पुरानी पाठ्यचर्या 2000 की पुनर्समीक्षा कर नई पाठ्यचर्या रूपरेखा निर्माण करने का निर्णय लेते हुए प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया, जिसके द्वारा शिक्षाविद एवं संबंधित विषय विशेषज्ञों के 21 फोकस समूहों की सहायता से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 तैयार किया गया। इस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को तैयार करने के लिए 21 फोकस समूह बनाए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर इनके बिंदु हम देख लेते हैं, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स भी कंसीडर कर सकते हैं, या विशेषताएं, जैसे
शिक्षा का लक्ष्य रखा गया। पाठचर्या में बदलाव, भारतीय भाषाओं का शिक्षण, अंग्रेजी शिक्षण, गणित शिक्षण, विज्ञान शिक्षण, सामाजिक विज्ञान शिक्षण, आवास और सीखना, कला, संगीत, नृत्य और रंगमंच, हस्तशिल्पों की धरोहर, कार्य शिक्षा, ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों की समस्याएं, प्रारंभिक बाल्यावस्था का विकास, शिक्षा में जेंडर के मुद्दे, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा, पाठचर्या, पाठ्यक्रम और पुस्तकें। तो ये मेन बिंदु थे, ठीक है। परीक्षा में सुधार, ठीक है। 21 पॉइंट हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग 10 पॉइंट्स याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं। आगे दिया है कि पाठ्यक्रम एक ऐसी संरचना जिसके कारण ज्ञान के भंडार में वृद्धि होती है या विकासशील अवस्था में रहती है। समाज में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पाठ्यक्रम में दिखाई पड़ता है। पाठ्यक्रम में समय अनुसार परिवर्तन ही शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता हेतु शिक्षा के क्षेत्र की बहुत सारी समस्याओं के निदान हेतु एक राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके आधार को मानते हुए सिद्धांतों का निर्माण किया गया। इन सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के उद्देश्यों को निर्धारित किया गया, साथ ही समस्याओं के समाधान हेतु सुझावों को भी प्रस्तुत किया गया। और भी जैसे ये एक पॉइंट मैंने इस तरह से बता दिया कि आप लिख सकते हैं। एक ये तरीका है, यहाँ पर एक दूसरे तरीके से भी आप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को बता सकते हैं। जैसे 2005 की पाठचर्या रूपरेखा में शिक्षा के लक्ष्य को बालकों के सामाजिक परिप्रेक्ष्य, ज्ञान की प्रकृति, मानव विकास की प्रवृत्ति, बालकों की सीखने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया गया, ठीक है। यहाँ पर दिया वर्ष 2000 में पाठचर्या की रूपरेखा की समीक्षा के बाद भी पाठचर्या में परीक्षाओं के विवादास्पद मुद्दे हल नहीं हो सके। प्राथमिक शिक्षा की पाठचर्या बोझ बनने लगी। शिक्षा जो है मात्र रटन प्रणाली ही केंद्रित हो गई। बालक मात्र पुस्तकीय ज्ञान एवं विद्यालय तक ही सीमित हो गया। इसीलिए हमें 2005 की पाठचर्या जो है उसकी रूपरेखा तैयार करनी पड़ी, ठीक है। आगे दिया है कि इस सिद्धांत की विशेषताएं, तो बिल्कुल ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये विशेषताओं में आप लिख सकते हैं। रटन प्रणाली से शिक्षा को मुक्त कराना, परीक्षा जो है प्रणाली को अधिक लचीला बनाकर उससे कक्षागत गतिविधियों से जोड़ना, पाठचर्या को इस प्रकार संबंधित करना जिससे बालकों को चौमुखी विकास से अवसर, यही सारी चीज़ें हैं कि जो शिक्षा है उसको बिना बोझ के बनाना, पाठचर्या सुधार के माध्यम से सुसंगति व्यवस्थित करना, ये सारे पॉइंट हैं। आप इनको जो है करेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड कर सकते हैं। 10 पॉइंट्स काफ़ी रहेंगे। अगर खाली करेक्टरिस्टिक्स आती है तो 15 पॉइंट, ठीक है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स हो गई। अगर हम बात करें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की। चलिए दोस्तों, ये तो था क्वेश्चन नंबर 4 आपका। नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के गुण दोषों की विवेचना कीजिए, यानी डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1886। तो चलिए 1886 के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो दोस्तों, ये रहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूल्यांकन, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो गुण थे, मेरिट्स थे और डीमेरिट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो मेरिट्स क्या क्या है, पहला पॉइंट देखेंगे। पहला है शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना गया और इस पर बजट जो है 6% व्यय करने की बात कही गई। वर्तमान में इस पर बजट का लगभग 4% व्यय किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पहली ऐसी शिक्षा नीति थी जिसमें इसको पूरी करने की योजना भी साथ में प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषणा शिक्षा संरचना 10+2+3 का पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू कर दिया। बहरहाल इस बार जो अगर हम 2020 की नेशनल पॉलिसी की बात करें, इसमें ये आपका फॉर्मूला चेंज हो गया है। चलिए नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए ब्लैक बोर्ड योजना बनाई गई। इसके द्वारा 90% प्राथमिक स्कूलों को इस योजना का लाभ पहुंचाया जा चुका है या मिल चुका है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गति निर्धारित विद्यालय खोलने के लिए कहा गया। 2012 तथा 586 नवोदय विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस नीति की घोषणा के बाद 1986 में दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 2012 तक 16 मुक्त विश्वविद्यालय खोले जा चुके हैं। शिक्षा के संबंध में इस शिक्षा नीति के बाद उनके वेतन बढ़ाए गए तथा सेवा शर्तों में सुधार किया गया। कुछ और पॉइंट है मेरिट्स में। 8 पॉइंट है कि शिक्षक प्रशिक्षण के लिए 2011 तक
555 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान तथा 104 शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों को शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों में समन्वित किया जा चुका है। इसी तरह 9 पॉइंट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परीक्षाओं को विश्वसनीय तथा वस्तुनिष्ठ बनाने पर बल दिया गया है। 10 पॉइंट है शिक्षा नीति में शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 10 पॉइंट्स। अगर हम 1986 की जो राष्ट्रीय नीति थी उनकी अगर हम मेरिट्स की बात करें तो मेरिट और डीमेरिट्स दोनों पूछे थे, तो डीमेरिट्स देख लेते हैं। डीमेरिट्स 1986 में पहला पॉइंट है कि शिक्षा की व्यवस्था के लिए व्यक्तिगत प्रयासों के प्रोत्साहन की बात की गई। प्रवेश के समय शिक्षण संस्थाओं में एक बड़ी धनराशि लेने को शोषण कहा जाएगा या सहयोग। सेकंड पॉइंट है कि स्ववित्त पोषी संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया गया, इससे उच्च शिक्षा महंगी हो गई तथा उच्च शिक्षा का स्तर भी गिर गया। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्कूलों के जो भवन बनाए गए वह बहुत ही घटिया थे। जो फर्नीचर एवं अन्य शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की गई वो भी बहुत निम्न किस्म की थी। आगे कुछ और पॉइंट दिए हुए हैं डीमेरिट्स के, तो इन्हें भी देख लेते हैं। 4 पॉइंट है कि नवोदय विद्यालयों की स्थापना करने के पीछे योग्य बच्चों को विकास के अवसर प्रदान करना था, परंतु ऐसा नहीं हो सका जिनके लिए ये विद्यालय स्थापित किए गए थे। इसका लाभ भी इन्हें नहीं मिला। +2 स्तर पर जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए उनमें संसाधनों तथा योग्य अध्यापकों की कमी थी। लास्ट पॉइंट है इस शिक्षा नीति में आंतरिक मूल्यांकन पर बल दिया गया जिसके कारण छात्रों के शोषण को बढ़ावा मिला। तो दोस्तों ये पॉइंट थे अगर हम बात करें 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चीज़ों के बारे में। तो इन्हें भी आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेरिट्स और डीमेरिट्स पूछे गए हैं इनको आप ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा था कि माध्यमिक शिक्षा के नवीन संगठन के विषय में माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द ब्रीफली रिकमेंडेशंस ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिगार्डिंग द न्यू ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर को लेकर के हम बात कर लेते हैं कि आप इसे किस तरह से लिखेंगे। तो दोस्तों ये रहा माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 के बीच की बात है ये। ठीक है, तो इसमें दिया है सरकार ने 23 सितंबर 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, जो विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य भी रह चुके थे। इस आयोग के अध्यक्ष के नाम पर ही माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जा सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका ये भी पूछ सकता है कि मुदालियर आयोग का गठन कब किया गया। ठीक है, इसकी सिफारिशें या सुझाव पूछा जा सकता है। तो इस आयोग की सिफारिशें और सुझावों को देख लेते हैं, चूँकि आपका क्वेश्चन यही पूछा है। तो इसमें पॉइंट वाइज में चीज़ें हैं। पहला पॉइंट देखेंगे कि प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाए। जिन राज्यों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना नहीं हुई उन राज्यों में अतिशीघ्र इनका गठन किया जाए। आगे दिया है कि तकनीकी शिक्षा के संदर्भ में तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि माध्यमिक स्कूलों के लिए निःशुल्क ज़मीन की व्यवस्था की जाए। पाठचर्या वास्तविक जीवन से संबंधित हो। आगे दिया है कि पाठचर्या स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया जाए। 7 पॉइंट है पाठ्य पुस्तक के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तक समिति प्रत्येक राज्य में गठित की जाए। ठीक है। 8 पॉइंट है कि बालिकाओं की शिक्षा जो है उसमें स्वतंत्रता हो। 9 है कि बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बालिका विद्यालय खोले जाएं। गृह विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। पूरा पाठ्यक्रम समाप्त होने पर एक सार्वजनिक परीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 11 पूरा पाठ्यक्रम समाप्त होने पर ठीक है निबंधात्मक परीक्षाओं की जगह वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो हैं उनको सम्मिलित किया जाए। स्कूलों का पाठ्यक्रम व्यवसाय एवं तकनीकी शिक्षा प्रधान हो। आगे दिया है माध्यमिक शिक्षा के लिए इनके प्रशिक्षण की अवधि 1 साल हो, परंतु चलकर इसे 2 साल तक कर दिया जाए। अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाए। तो ये सारे पॉइंट थे। अगर हम बात करें माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों की, तो ये हैं आयोग की सिफारिशें और सुझाव। बिल्कुल आप डिक्टो ऐसे ही कॉपी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए दोस्तों
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है 12 नंबर का। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ नंबरिंग जो है थोड़ा गलत हो गई है, ये 12 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। परेशान ना हुई कि क्वेश्चन मैम ने छोड़ दी, बिल्कुल नहीं, 12 नंबर का क्वेश्चन है। नंबरिंग थोड़ा जो है वो गलत हो गई है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो पूछा था कि वैदिक काल के दौरान शिक्षा में पहुँच, समता, गुणता तथा अभिशासन के मुद्दों की विवेचना कीजिए, यानी डिस्कस द इश्यूज रिलेटेड टू द एसेस इक्वालिटी एंड गवर्नेंस इन एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक एज। तो बिल्कुल वैदिक कालीन की जो शिक्षा थी उसी के अंतर्गत आपको फिर से ये रेपिटेटिव टाइप का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसको मैंने बता रखा है, फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। तो चलिए, तो बिल्कुल आप ऐसे ही लिखेंगे। सबसे पहले वैदिक एजुकेशन के बारे में आप डिस्क्राइब करेंगे कि जो वैदिक कालीन का समय है वो 2500 से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक काल को 2 उपकालों में बांटा गया, जैसे प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक शिक्षा ही भारत का सर्वप्रथम शिक्षा व्यवस्था का रूप रही है। इसके विकास में महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं, क्योंकि जो अगर हम बात करें वेदों की, तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। इसी से हमारी वैदिक शिक्षा ली गई है। चारों वेदों क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद पर प्रकाश डाला जाए तो इसमें से ऋग्वेद को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसके महत्व को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी स्वीकार किया है। वेदों में प्रथम ऋग्वेद माना गया है। वह प्राचीनतम पुस्तक है जिसमें मानवता समाहित है, ऐसा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। आगे दिया है, इसमें मनुष्य के चारों आश्रम जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का विस्तृत रूप में वर्णन मिलता है। इस समय जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म का प्रधान माना जाता था। ये आप वैदिक शिक्षा में थोड़ा सा लिख सकते हैं। अब जो मेन पॉइंट आएगा वो है वैदिक कालीन शिक्षा का आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव, क्योंकि वहाँ पर आदर्शता, ठीक है, अनुशासन, इन सब के बारे में पूछा था। तो आप ये बता सकते हैं कि वैदिक शिक्षा प्रणाली का आधुनिक भारतीय शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। आज भी देश में गुरुकुलों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार एवं विश्व भारती इसके उदाहरण हैं। भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुणों को स्वीकार किया गया और माना गया है कि यहाँ की शिक्षा पर वैदिक शिक्षा का अप्रत्यक्ष प्रभाव है। वैदिक कालीन शिक्षा आधुनिक शिक्षा पर किस प्रकार से जुड़ी हुई है, इसके पॉइंट से हम जानेंगे। पहला है आदर्शवादिता, दूसरा क्या है अनुशासन। इनके अंतर्गत आप खुद से पढ़ सकते हैं। फिर है शिक्षण विधियाँ, ठीक है। उसके बाद शिक्षा के विभिन्न स्तर हो जाएंगे। उसके बाद स्त्री पुरुष को समान शिक्षा, ये भी बात कही गई। आधुनिक टाइम से जो है ये चीज़ें मिलती हैं। आगे दिया है व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत, शिक्षा व्यवस्था में राज्य और समाज का उत्तरदायित्व, शिक्षा का संकुचित एवं व्यापक अर्थ भी बता दिया कि वैदिक काल में शिक्षा शब्द का प्रयोग संकुचित और व्यापक दोनों अर्थों में किया जाता था। शिक्षा के अर्थपूर्ण उद्देश्य क्या थे, अध्यापक और छात्र के बीच मधुर संबंध। तो दोस्तों ये थे पॉइंट जिनको आप बिल्कुल डिक्टो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो हमने यहाँ पर आज की इस वीडियो में 6 क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं और पार्ट 1 में भी 6 करा दिए थे। इस तरह से 12 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट करा दिए हैं। कल के वीडियो में आपको 12 और प्रश्न मिल जाएंगे और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स काफ़ी रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। इससे बाहर आपको कुछ भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट डे मैं PDF प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ पर आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं और आपके पास बुक वगैरह हो तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आ सकते हैं, आए थे, उन सभी को कंप्लीट करा दिया जाए उनके आंसर के साथ। उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।